जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी, देखिए आईपीसी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 376 को कम्प्लीटली डील किया था और उसके सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं अमेंडेड, सारे पार्ट्स को डिस्कस करने का हमने प्रयास किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ आया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज करें, थोड़ा टेक्निकल सा मामला इन्होंने कर दिया है। कई उम्र के आधार पे चेंजेस हैं, है ना, ABCD करके कई सारे पार्ट बना दिए हैं, तो उसको आप रिवाइज करते रहें। अब इसका जो अगला सेगमेंट है, अगला और लास्ट सेगमेंट चैप्टर नंबर 16 की समाप्ति की ओर आज हम हैं आईपीसी के। चैप्टर नंबर 16 आईपीसी का एक बहुत लंबे चैप्टर्स में से एक चैप्टर है और ये जो इसका भाग है ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस, प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है और इसमें केवल एक धारा को समावेशित यहाँ किया गया है, सेक्शन नंबर 377 है। और ये सेक्शन काफ़ी चर्चाओं में रहा है पिछले, आप ये मान के चलिए कि 2009-10 से इसमें काफ़ी परिवर्तन आए हैं। जो 377 बात कर रहा है, ये प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में बात कर रहा है। और प्रकृति विरुद्ध अपराध से क्या तात्पर्य है, ये पढ़ते हैं इस धारा को और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जी देखते हैं सेक्शन 377 क्या बात कर रहा है भैया। ये कह रहा है whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये 377 जो बात कर रहा है, ये प्रकृति विरुद्ध अपराध की बात कर रहा है। देखिए, प्रकृति विरुद्ध का मायने क्या है। एक्चुअली प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई है, प्रजनन की व्यवस्था बनाई है, स्त्री और पुरुष को बनाया है और स्त्री और पुरुष के समागम से आगे प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, जो मतलब कि दुनिया चलती आ रही है उसका एक आधार है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि जो प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है उसके इतर यदि जाकर कोई ऐसा अपराध करता है, जी सुन पा रहे हैं भाई मुझे? यस सर। जी, तो सेक्शन 377 की हम बात कर रहे थे। ये कह रहा है कि जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये बात 377 कह रहा है। इसका एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। स्पष्टीकरण कह रहा है कि इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक इंद्रिय भोग गठित करने के लिए परवेशन पर्याप्त है। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है बड़ा पिछले कुछ सालों में बड़ा विवादों में रहा है। इसमें एक श्रेणी हमारे यहाँ होती है, LGBT श्रेणी, आप लोग सभी जानते ही होंगे। LGBT श्रेणी के जो लोग हैं उन लोगों ने इस सेक्शन के विरुद्ध जो है वो बिगुल बजाया और ये कहा कि ये जो सेक्शन है 377 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
असंवैधानिक किन आधारों पर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, पहले तो आप एलजीबीटी समझ लीजिए। एलजीबीटी आप लोगों में से कौन जानता है? यदि कोई जानता है तो कृपया बताने का कष्ट करें। एलजीबीटी, हाँ शोभित, यस प्लीज़। सर एलजीबीटी मतलब ये 4 अलग अलग टाइप के वो हैं, जैसे एल है तो उसमें मतलब हमारा लेस्बियंस, वो गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल जो आते हैं एलजीबीटी के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। तो एलजीबीटी जो एक ग्रुप है, इन लोगों का कहना ये था कि भाई हम जो बनाए हैं, हम भी कुदरत ने बनाए हैं, जैसे कि स्त्री और पुरुष बनाए हैं, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की व्यवस्था कुदरत ने उनके अंदर डाली है, ठीक है। तो वैसी ही व्यवस्था हम मतलब कि अपनी मर्जी से या अपने शौक़ से एलजीबीटी नहीं है। हमारे अंदर ऐसा ओरिएंटेशन जो हुआ है वो हमारे अंदर कुछ भी किसी भी गड़बड़ी की वजह से हुआ हो, ठीक है, कुछ क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी की वजह से इस प्रकार के क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर इसको आप बोलिए, तो वो डिसऑर्डर जो है वो नेचुरल है, ठीक है। उनका कहना ये था कि हम लोगों ने इन्हें अपने आप से डेवलप नहीं किया अपने अंदर। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में डाला। नाज फाउंडेशन एक संस्था है जो एलजीबीटी के लिए कार्य करती होगी निश्चित तौर पर, तभी उन्होंने इस मुद्दे को उठा के जो है केस डाला, और ये केस डला दिल्ली हाई कोर्ट में। इसका साइटेशन आप लोग नोट कर लीजिए, नाज फाउंडेशन वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो सरकार है उसके विरुद्ध इन्होंने केस डाला, और 2010 CRLJ 94 दिल्ली हाई कोर्ट, ये इसका साइटेशन है, ठीक है भाई। रिपीट कर दें सर एक बार साइटेशन प्लीज। हाँ, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी दिल्ली होगा ना सर? हाँ एनसीटी दिल्ली शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए नाज फाउंडेशन बनाम सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। तो इस केस में इसका 2010, हाँ 2010 CRLJ 94, ठीक है डियर। ठीक है सर। तो इस केस में इन्होंने बड़े दमदार तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के सामने अपने पक्ष को रखा, और इन्होंने वो सारी बातें वहाँ कही कि भी ये जो ग्रुप है, वही जो मैं डिस्कस कर रहा था कि इस ग्रुप के अंदर अगर कोई ऐसी डिसऑर्डर है। सर जो मेन जो डिसीजन आया था 2018 में, वो तो नवतेज सिंह जौहर वाले केस में आया था ना? हाँ, मैं इसको इसके इतिहास से लेके चल रहा हूँ ना। अच्छा जी जी, हाँ, जी इसकी हिस्ट्री जहाँ से जन्म हुआ इस विवाद का, ठीक है। हाँ, सबसे पहले इन्होंने रेज किया था नाज फाउंडेशन। हाँ, जी जी। तो वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्टिकल 14, 15 और 21 के आधार पे जो है बड़े ध्यान से इन लोगों को सुना, और उनकी बातों में, उनके तर्कों में वज़न मानते हुए उन्होंने कहा कि भाई दो लोग हैं जो कि आपसी सहमति से कहीं अपने प्राइवेट स्थान में यदि कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं और दोनों सहमत हैं, दोनों की ओरिएंटेशन अपनी डेवलप की हुई नहीं है, उनके अंदर ऐसी ओरिएंटेशन जो है वो मतलब जो कुदरती व्यवस्था है, उस कुदरती व्यवस्था में कुछ गड़बड़ रही जिसकी वजह से उनका ओरिएंटेशन गड़बड़ा गया। तो वैसी ओरिएंटेशन के लोग कहाँ जाएं? उनके ऊपर 377 की तलवार लटकती रहती है। वो मुखर होकर अपने अधिकारियों के लिए भी नहीं लड़ सकते, समाज में वो आके भी नहीं कह सकते कि भाई हम LGBT ग्रुप से हैं, ठीक है। तो
नाज फाउंडेशन की दलीलों पर रिलाय करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 377 को जो है पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि वे जहां दो लोग आपसी सम्मति से ऐसे कृत्य में इंडल्ज हैं तो क्यों हम उनको डिस्टर्ब करें, और वो इंडल्जनेस जो उनकी है वो उनकी डेवलप की हुई खुद की नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो है ऐसा कुछ आप मतलब अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें कि उनके सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ कुदरत से उन्हें बनाने में, तो उनके लिए उन्हें क्यों दोषी बनाया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने जो है इसको कहा कि दिस इज़ जो इसका कंसेंसस पार्ट है कि अगर दो लोग सम्मति से ऐसे संबंधों में स्वेच्छा से जाते हैं तो उनके ऊपर 377 का तलवार नहीं चलना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नाज फाउंडेशन केस में कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? जी जी सर, क्लियर। तो अब ये मामला जो है इसको चैलेंज किया गया। अगला केस इस सीरीज में आया सुरेश कुमार कौशल एंड अदर्स वर्सेस नाज फाउंडेशन एंड अदर्स। इसका साइटेशन है 2014 CRLJ 784 सुप्रीम कोर्ट। नोट कर लिया भाई? क्या है सर? 2014 CRLJ? हाँ, CRLJ 784। सुरेश कुमार कौशल वर्सेस सुरेश कुमार कौशल एंड अदर्स वर्सेस नाज फाउंडेशन एंड अदर्स 2014 CRLJ 784 सुप्रीम कोर्ट। जी इज दैट ओके? जी तो इस केस में क्या किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअली जो निर्णय आया था उसकी निर्णय की डेट जो है ना वो 11 दिसंबर 2013 है। ये 2014 के पर्चे में छपा होगा। है ना? जी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सुरेश कुमार कौशल में कि हम जो है वो पर्याप्त कारण नहीं मानते। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कारण दिए कि उन कारणों को हम पर्याप्त नहीं मानते कि जिनके आधारों पर 377 के पोर्शन अलग अलग किए जाएं। कौन कौन से पोर्शन? एक पोर्शन सम्मति वाला और दूसरा असम्मति वाला। ठीक है भाई, जो जीव जंतु वाला पोर्शन है वो तो इंटैक्ट करेगा, जीव जंतु की तो आप सहमति ले नहीं सकते। ठीक है, और यदि कोई माइनर के साथ ऐसा कर रहा है तो वहाँ भी सम्मति शून्य है। इज दैट ओके? जी 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 सर। तो यानी कि पोर्शन कहाँ बनेगा? पोर्शन ये बनेगा कि जो दो वयस्क लोग आपसी सम्मति से यदि ऐसे कृत्य में शामिल हैं तो उनके लिए व्यवस्था की गई थी, उनके लिए पोर्शन अलग बना दिया था नाज फाउंडेशन वाले केस में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुरेश कुमार कौशल वाले केस में उस पोर्शन की जो दीवार बनाई गई थी वो ढा दी उन्होंने। बोले ना ना, कोई कुछ पोर्शन वोर्शन नहीं है, जैसे चलता आ रहा है ऐसे ही चलेगा। ठीक है, इसको ओवररूल्ड कर दिया था ना सर नाज हाँ, फाउंडेशन? नाज फाउंडेशन को यहाँ इन्होंने पलट दिया। ठीक, तो
उस टाइम सरकार किसकी थी भाई सेंटर में? जी ये बीजेपी गवर्नमेंट ही थी सर। नहीं, बीजेपी तो बाद में आई भाई। बीजेपी तो आई मई जून में जाके 14 के, निर्णय आ गया 2013 में। तो उस टाइम जो है, अच्छा निर्णय, हाँ सर रिपोर्ट बाद में हुआ है ना, ये हाँ रिपोर्ट बाद। हाँ, ये उस टाइम सरकार यूपीए होती, गवर्नमेंट रही होगी सर। हाँ यूपीए गवर्नमेंट थी। तो अब इन्होंने ये जो अल्टा पल्टी मारी सुरेश कुमार कौशल में, इन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि भाई अगर संसद चाहे तो इस पर डिबेट करे, है ना। और डिबेट करके वो अगर संसद कोई कानून लेके आए इस संबंध में, तो वो संसद फ्री है उसके लिए, वो चाहे तो उसके लिए कर सकते हैं, है ना। बिल ले आए। हाँ, कोई बिल ले आए इस संबंध में, एक अच्छा कानून लेके आए। बहरहाल उन्होंने नाज फाउंडेशन को जो है वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया उसके आदेश को, और सेटिसाइड कर दिया। फिर उसमें क्यूरेटिव याचिकाएं आनी शुरू हुई। क्यूरेटिव याचिका तो आप जानते ही होंगे, क्यूरेटिव पिटिशन एक शब्दावली है। लाइक रिव्यू। है जी, क्या कह रहे हो शोभित? वो रिव्यू टाइप पे होता है। हाँ, रिव्यू तो का उसका स्कोप बहुत कम होता है, उसमें सिर्फ हम वो मतलब विशेष परिस्थितियों में ही क्यूरेटिव याचिका स्वीकार की जाती हैं। एक तरह से वो रिव्यू का भी रिव्यू कहिए उसे आप। जिसमें मतलब हम मेन रिलीफ अगर डिनाई हो जाता है तो साइड रिलीफ कुछ ऐसा मांगते हैं कि उसके बिना बिल्कुल घोर अन्याय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये ऐसी परिस्थितियों में ही क्यूरेटिव याचिका आती है। और वो क्यूरेटिव याचिका जो है उसकी कुछ शर्तें उन्होंने तय की हुई हैं। इस क्यूरेटिव याचिका का जो केस लॉ है वो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक केस लॉ है इसमें, वो है रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। वहाँ से ये क्यूरेटिव याचिका का जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो ये मामला एक्चुअली इंटरनेशनली लेवल पे भी बहुत से कंट्री ऐसे हैं कि जिन्होंने सेम सेक्स की मैरिज को भी अलाउ कर दिया है। और ये मामला अब हमारे यहाँ भी चर्चाओं में है। इसको लेके भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका शायद पड़ी हुई है फ़िलहाल, उस पर भी सुनवाई चल रही है। क्यों? अब इस जजमेंट के बाद जो है राहुल गांधी जी उस टाइम जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और अध्यक्षा हुआ करती थी सोनिया गांधी जी उस टाइम, ठीक है। तो उन्होंने जो है ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट महोदय को जो है इस 377 के सपोर्ट में उन्होंने कहा था कि भाई इनके विषय में जो है सुना जाए, इन्हें समझा जाए, और जो मामला है इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और जुलाई 2014 में सरकार बदल चुकी थी फिर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम किरण रिजिजू उस टाइम हुआ करते थे बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो उन्होंने लोकसभा में जो है एक लिखित उत्तर दिया था, किसके संबंध में? 377 के विषय में, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है इसके विषय में कानून बनाने पर विचार करेंगे। मीनवाइल ये होते होते अब मामला जो है ये क्यूरेटिव याचिकाएं आनी शुरू हुई। तो इन्होंने अब केस कौन सा आया? अगले वाला केस आया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस, नवतेज सिंह जौहर। हाँ, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अब क्या हुआ भाई?
नवतेज सिंह जौहर में? नवतेज सिंह जौहर से पहले तो सर नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी तो आया था। एक्चुअली नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इससे उसको भी आप नोट कर लीजिए, वो भी आपने अच्छा याद दिलाया। एक्चुअली वो डायरेक्ट 377 पे नहीं था। नालसा का जो केस था वो था जो थर्ड जेंडर वगैरह है ना, इनके राइट्स को लेके था। तो थर्ड जेंडर में ही आएंगे ये एलजीबीटी वाले भी, सब एक अलग ही किस्म का जेंडर हो जाता है वो। तो नालसा का केस भी जो है इसके लिए एक सपोर्टिव नेचर का केस रहा। उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, वो भी 2014 का केस है और बड़ा एलजीबीटी से अलग थे सर उसके इंग्रेडिएंट हाँ, कंप्लीटली। वो जो एक्चुअली रिलीफ मांगा गया था वो एलजीबीटी की तरह इक्वालिटी वाला नहीं था। वो एक्चुअली थर्ड जेंडर को कह रहा था कि हमें भी भारत का नागरिक तो कम से कम मान लिया जाए, भाई हमारे लिए कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो वो उससे नालसा वाले केस को जो है कि सीडी की तरह इस्तेमाल करते हुए नवतेज सिंह जौहर का फिर केस आया। ठीक है, इसका साइटेशन है नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये लैंडमार्क डिसीजन है फिलहाल एलजीबीटी और 377 के विषय में। इसका साइटेशन आपने नोट कर लिया भाई? जी सर। ये कह रहा है कि दैट डिस्क्रिमिनलाइज ऑल कंसेंसुअल सेक्स अमंग एडल्ट्स इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअल सेक्स। तो जो दो लोग हैं जो अपनी स्वतंत्र सम्मति के साथ इस तरह के मामलों में जाते हैं, ऐसे संबंध बनाते हैं, एलजीबीटी ग्रुप वाला जो मामला है, तो यहाँ उन्होंने वही बात जो नाज फाउंडेशन में दिल्ली हाई कोर्ट ने कभी एक्सेप्ट की थी अपने 2010 के निर्णय में, तो 8 साल बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के नाज फाउंडेशन वाले निर्णय पर ही अपनी मोहर लगाई है। ठीक है, इस पर मैंने आपको एक बात भी बताई थी पीछे कि भाई वो मट्ठा देने से मना करने का राइट सास का था, तो सास ने मना किया, बहू ने मना किया तो नहीं माना उसने। तो यहाँ आके अब फ़िलहाल जो मामला है वो मामला एलजीबीटी के लोगों को जो है यहाँ उन्होंने सिक्योर कर दिया है नवतेज सिंह जौहर के द्वारा। ठीक है, ये कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 377 relating to sex with minors, non-consensual sexual acts such as rape and bestiality remain in force। तो इसके अलावा ये तो फोर्स में रहेंगे, आप सेक्स विद माइनर्स करेंगे, इस टाइप का असहमति वाले मामले, रेप वाले मामले, पशुगमन वाले मामले, वो सब तो प्रभावशाली आज भी हैं। 377 अपने आप में पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है, ये अब भी इन्फोर्स है, लेकिन ये इन्फोर्स कहाँ है? हाँ, बस इसके कुछ हिस्से को एक तरह से क्या कर लिया गया है, छिपा दिया गया है कि जहाँ सम्मति वाले मामले हैं उन पर 377 अप्लाई नहीं होगा। 377 विल नॉट अप्लाई on the matters in which consent are present। is okay? क्लियर है भाई? हेनु जी, क्लियर हुआ भाई? दानिश, फिरोज, कल्पना? जी सर। जी सर। तो आज
की क्लास में ये हमारा अध्याय 16 जो है आईपीसी का वो समाप्त हो गया है और अध्याय 17 की शुरुआत हम कल की क्लास से करेंगे। आज बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, अभी फिर नेटवर्क लूज़ हो गया था, ठीक है ना। और आमना मैम की क्लास होगी 9:30 से शायद टाइम डाला हुआ है उन्होंने, तो आप सभी क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि 377 के जो 3 केस लॉ हैं और चौथा नालसा वाला केस लॉ भी अगर आप अपने जवाब में सपोर्टिवली लिखेंगे, क्योंकि वो भी थर्ड जेंडर के लिए राइट्स को मांगते हुए नालसा के द्वारा केस डाला गया था वो, ठीक है। तो उसका भी समावेश आप अपने उत्तर में कर देंगे तो आपके उत्तर में जो है और एक आकर्षण आ जाएगा, अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, एक आध नंबर फालतू ही मिलेगा आपको। 3 केस लो तो ये मेन है, बिल्कुल डायरेक्टली इनकी सीरीज़ है, इनको ध्यान रखिएगा। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेंस में सवाल की जो है प्रबल संभावना है 377 पे, ठीक है डियर। जी सर। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 17 को शुरू करेंगे। तो सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।